नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखो, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं और जो परीक्षा में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैथ के आज कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से नंबर लेकर के आएंगे। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन होगा, कराए ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और जबकि ए और बी मिलकर इसे 2.5 दिन में पूरा करते हैं, तो बी को अकेले समय कितना लगेगा। समझिए ज़रा, क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। बेटा कोई ए है, 1 मिनट। कह रहा ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। समझना बेटा, ए जो है 10 दिन में और ए और बी दोनों मिलकर जो है 2.5 दिन में पूरा करते हैं। 2.5 दिन है ना बेटा। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले करना क्या होता है, देखो सभी बच्चों को आना चाहिए। देखिए, इसे लिखेंगे, ये 10 दिन है और ये कह सकते हैं, इसको लिख करके आप हटा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, यानी इन दोनों का एलसीएम लिया। देखो 10 और 5, ध्यान रखना कि एलसीएम लेने के लिए अगर कुछ लोग नहीं जानते तो एलसीएम लेने के लिए हमेशा ये ऊपर की संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नीचे 2 से मतलब नहीं रखेंगे भी। 10 और 5 का एलसीएम कितना है? 10। इससे क्षमता निकालेंगे। जो एलसीएम होता है आप लोग जानते हैं, वो पूरा टोटल वर्क होता है। 10 का 10 में भाग देंगे, 1 आ जाएगा। यानी ए की क्षमता 1 है और ए और बी यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे बेटा, 10 में 2 बार जाएगा और इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। इस 2 का क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई, है ना। यानी कुल मिला के ये बन जाएगा, ए की क्षमता जो बनेगी वो 1 आ जाएगी और ए प्लस बी दोनों की क्षमता जो होगी वो कितनी होगी बेटा? जब इनका मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 4। तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 4। और टोटल वर्क कितना है बेटा? 10 है। अब जरा समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि बी को अकेले कितना समय लगेगा। यानी ए की क्षमता 1 है ना यहाँ पर, तो अगर ए एक अकेले काम करेगा तो दोनों मिलकर तो टोटल काम कितना करते हैं? 4। तो ए की क्षमता 1 है या 1 लड्डू बनाता है, तो बी बनाएगा 3 लड्डू, तभी तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो क्वेश्चन जिसके लिए पूछा गया, क्वेश्चन यहाँ पूछा गया किसके लिए बेटा? क्वेश्चन कर रहा है कि बताओ बी को कितना समय लगेगा। बी के लिए पूछा है ना, तो जिस कैंडिडेट के लिए पूछा जाता है उसकी क्षमता निकालनी होती है। तो बी की क्षमता निकाल ली हम लोगों ने। बी की क्षमता निकालेंगे और क्षमता निकालने के बाद उससे भाग दे देते हैं पूरे कार्य में। ध्यान रखना, टोटल वर्क में भाग देते हैं किससे? क्षमता से, जिसके लिए पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन में बी के लिए पूछा गया तो बी की क्षमता कितनी आ गई? 3। पूरा काम है 10 में से 3 का भाग दिया, आंसर आ गया 10/3। वैसे ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? बी, 10/3 दिन। समझा आ गया सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। सपना अकेले कार्य करते हुए किसी काम को 12 घंटे में पूरा करती है। कह रहा है सपना अकेले, ये सपना है, सपना अकेले किसी काम को कितने घंटे में करती है बेटा? 12 घंटे में। यदि सपना और रिया मिल करके उसी काम को 8 घंटे में, सपना प्लस रिया दोनों मिल करके कितने घंटे में बेटा? 8 घंटे में। तो रिया के लिए बस इसका भी एलसीएम लो, सेम क्वेश्चन है। 12 और 8 का एलसीएम कितना आया? 24। जो एलसीएम होता है ध्यान रखना वो टोटल वर्क होता है। क्षमता निकालने के लिए इससे 12 से भाग देंगे, 24 में कितनी क्षमता आ जाएगी? सॉरी 2 आ जाएगी, 12 दूनी 24। और 8 से भाग देंगे, 24 में कितना आएगा बेटा? 3। अब ये बताओ, यहाँ पर जो है सपना की क्षमता कितनी है? 2 है। यानी 2 पूरे कार्य कितना, ये समझो 24 क्या है? लड्डू मान लो बनाने हैं। सपना अकेले एक दिन में 2 लड्डू बनाएगी और सपना और रिया दोनों मिलकर एक दिन में 3 लड्डू बनाएंगे। अब सपना अगर 2 लड्डू बना रही होगी तो रिया कितना बना रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया रिया अकेले कितना काम करेगी, तो रिया के लिए पूछा गया। तो ये बताओ, सपना रिया दोनों मिल करके
वो कितना लड्डू बनाती है? 3। तो सपना अकेले 2 बनाएगी तो रिया कितनी बनाएगी? 1। यहाँ से रिया की क्षमता आ गई ना बेटा। अब जिसकी क्षमता पता चल जाती है, जिसके लिए पूछा जाएगा, तो टोटल वर्क अपान क्या करते? क्षमता। अब जरा ये बताओ बेटा, कुल कार्य कितना है? 24 है ना। 24 में से भाग दे देंगे। किसकी क्षमता पूछी गई है? रिया के लिए पूछा है, तो रिया की क्षमता कितनी है बेटा? 1 है ना। देखो, तो 1 से भाग दे दो, कितना आंसर आ गया? 24 से तो आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 12 सेंटीमीटर व्यास, 12 सेंटीमीटर व्यास। तो एक चीज़ समझिएगा, सभी को पता होना चाहिए कि जो व्यास है ना, व्यास का आधा करने पर क्या मिलता है? त्रिज्या, यानी आर मिल जाता है बेटा। अब यहाँ आर व्यास कितना है? व्यास है 12, तो 12 का आधा कितना हुआ? 6, यानी आर आ गया कितना? 6। त्रिज्या 6 पता चल गई। ऊंचाई दे रखी बेटा कितनी है? ऊंचाई 5 है। क्या पूछा गया? शंकु का आयतन। तो सबसे पहले आपको पता है, देखो पाई की जगह क्या रखना है? 22/7। तो शंकु का आयतन क्या होता है? ध्यान रखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? शंकु का आयतन। तो फॉर्मूला नोट करिएगा, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है πr²h। बस करना क्या है कि यहाँ पर r और h के मान दे रखे, आपको इसमें रख देना है, सॉल्व करना है। देखो बेटा, पाई की जगह क्या रखोगे? 22/7। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं इधर को, स्पेस थोड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिए, आर का मान 6 है और एच का मान कितना है? 5 है। ठीक है, देखो बेटा, इसको यहाँ करते हैं। पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर कितना था? आर जो है 6, 6 इंटू 6 r² है ना, इंटू एच। एच कितना है? 5। सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करेंगे भाई तो ऊपर गुणा करेंगे, 5 6 का 30 हो जाएगा। 30 इंटू 6 180, 180 इंटू 22 कर दो बेटा। 180 22 और 7 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो 180 में 22 का मल्टीप्लाई करिए। हाँ बेटा, क्यों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शंकु का आयतन ध्यान रखना 1/3 πr² हो जाता है बेटा। शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है ना। यहाँ पर 1/3 भी रख देंगे, 1/3 है ना बेटा। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो 3 से डिवाइड किया तो कितना आया? 60। 60 का गुणा करेंगे इसमें, तो 6 दूनी 12, 2 कितना आ गया? 1420। 1 मिनट, 6 दूनी 12, सॉरी 1320। हाँ, इसका इसमें जब गुणा कर देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 1320। ध्यान रखिए, 1320 है, ये 13 है। ठीक है, 1320 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे बेटा 7 का। 7 का डिवाइड करिए जरा, 7 का डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 7 एकम 7, बचेगा 6, 62 हो गया। 7 56, एक ही ऑप्शन है इकाई। देखो यहाँ से 18 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। फार्मूला नोट कर लीजिएगा बेटा, 1/3 होता है। ध्यान रखना, 1 क्या होता है? 3 πr²। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो जरा समझिए, अब कह रहा है हाइट दे रखी, ऊंचाई दे रखी 14 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बार बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी CSA बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना दे रखा है? 88। कह रहा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? समझिए भाई, तो बेलन का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है
टोटल जो है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेटा, फार्मूला ध्यान रखिएगा, इसका फार्मूला होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि इंटू नहीं, सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको करना है क्वेश्चन, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। फार्मूला जरूर याद रखिएगा, ध्यान रखना। टोटल सरफेस कुल पूछ रहा है ना, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान रखना वक्रपृष्ठ यानी सी एस ए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना सी एस ए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको बोलेंगे बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कुल वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये दाव बेटा एच दे रखा है, तो यहाँ से क्योंकि अब यहाँ रेडियस चाहिए, आर चाहिए, आर कैसे निकालेंगे, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला नोट करो, 2 पाई आर एच बराबर कितना दे रखा है 88 दे रखा है ना। ये यहाँ 2 इंटू पाई का मान कितना बेटा 22/7 इंटू आर, आर नहीं पता, आर ही तो निकालना है बेटा। एच कितना है 14 बराबर लिख लेंगे 88। सॉल्व करिए, देखो सॉल्व कैसे करना है, अगर ध्यान से समझे, ये 7 का डिवाइड किया 14 में 2 आया, 22 से भाग दिया कितना 22 का भाग दिया 4 आया, ये 2 और 2 4, ये निकलवा के आर का मान सॉल्व करो कितना आया 1, रेडियस आ गई 1, ठीक है, त्रिज्या 1 आ गई। अब इस फार्मूला रखो, ये बताओ फार्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है सी एस ए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब सी एस ए तो तुमको दे रखा है ना, कितना है 88, यहाँ रख दो 88 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई का मान कितना होता है बेटा 22/7, ठीक है, पाई का मान कितना होगा 22/7, और आर की जगह पर एक काम करते हैं, अगले पेज में कर देते हैं। तो सी एस ए प्लस क्या होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। सी एस ए कितना था 88 प्लस 2 पाई का मान 22/7 रखना है, आर की जगह पर एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा ना बेटा। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 88 प्लस 22 गुना कितना हुआ 44/7। इसको सॉल्व करना है, इसके लिए से इसका इसमें गुणा करेंगे बेटा और ऊपर जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 7 8 56, ये हो जाएगा तुम्हारा 616 प्लस 44 बटे कितना 7, इसको जोड़ोगे इसमें तो 6 4 10 0 1 5 660/7। देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है बेटा, ऑप्शन देखो जरा 660/7, हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया सी। क्लियर हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग लगाना है, बस फार्मूले भूल जाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि एक बेलन के आधार का व्यास दे रखा है कितना है 14 है, देखो व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस ए दे रखा है, कितना क्षेत्रफल है बेटा 352 है। तो संपूर्ण पृष्ठीय वही फार्मूला करना है, बताओ फार्मूला क्या होता है सी एस ए संपूर्ण सी एस ए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ इस फार्मूला रखिए सी एस ए कितना है 352 है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7 × 7। सॉल्व करेंगे, एक 7 से कट जाएगा बेटा, ये जगह 22 7 154 होता है, 154 का डबल यानी 352 प्लस और 154 का डबल कितना हो जाएगा बेटा
308 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 5 1 6, 3 3 6, 660। ऑप्शन नंबर कौन से मिला? ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया ना सबको? ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन इस तरीके पेपर में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 15 व्यक्तियों का औसत वजन दे रखा है 30 किलोग्राम है, एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग याद रखिए बेटा कि हमेशा हमने पढ़ाया है कि औसत में अगर एवरेज में गुणा करते हैं, जितने लोग होते हैं, जितने सदस्य होते हैं, तो वो हमेशा मल्टीप्लाई करने पर योग मिलता है। क्या मिलता है? योग। ठीक है, तो ये दाओ 15 व्यक्ति हैं, इनका औसत कितना है? 30, तो ये हो जाएगा 450। यानी इन सभी लोग, जितने लोग हैं, 15 लोग हैं, उनका सम आ गया, उनका योग आ गया कितना? एक मिनट, 15 लोग हैं, उनका सम कितना आ गया? उनका सम आ गया कितना बेटा? 450। अब कह रहा है एक नए व्यक्ति का वजन 78 ग्राम है, 78 किलोग्राम है, सम है ना, शामिल हो गया। अच्छा बेटा, अब ये बताओ, अगर अभी 15 लोग हैं, इनका मिला के 450 है, इनकी जितनी आयु मिला करके या इनका वजन मिला करके, और एक व्यक्ति और शामिल हो गया, उसका वजन कितना था? 78, यानी 78 किलोग्राम और है, तो प्लस कर लेंगे बेटा, तो टोटल वजन हो जाएगा इस समय कितना? 528। ये कुल वजन है। कितने लोगों का? अब ये 16 के नहीं, अब कितने लोग? 16 लोग नहीं हो बेटा। अब इसमें से ध्यान रखिए 15 व्यक्ति नहीं, अब कितने? 15 लोगों को तो योगफल था कितना? 450। ठीक है, अब एक और व्यक्ति आ गया, यानी 16 लोग हो गए, तो 16 लोगों का योग दे रखा है, 16 लोगों का सम दे रखा है बेटा। ठीक है, अब क्या निकालना है? औसत। औसत और क्या होता है? योगफल बटे संख्या। तो 16 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा बेटा इसमें। तो 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 16 3 48 और 4 52, 4 48, 16 3 48, यानी कितना? 33 आ रहा है बेटा। आंसर है 33 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों का औसत बार 40 है। इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, 35 × 40 कर दो बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 1400। अब करा इस कक्षा में 5 विद्यार्थी जिनका औसत भार 42 है। ये तो जो दे रखा है ना, ये दे रखा है कितने लोगों का? ये टोटल 35 लोग हैं। कितने लोग हैं बेटा? 35 लोग ना। अब कह रहा है कि इस कक्षा में 5 विद्यार्थी का औसत, अब 5 की बात करें बेटा, कितने लोग हैं? 5 लोग, इनका औसत कितना है? 42। तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 210। अब 5 लोग हैं, ये क्या करते हैं? कह रहे हैं 5 लोग कक्षा छोड़ देते हैं, मतलब ये लोग चले गए ना। अब 6 बताओ, अभी टोटल मिलाकर कितना था? 1400। 1400 में से ये 5 लोग चले गए, तो माइनस कर दीजिए ज़रा, तो योगफल कितना बचेगा? इनका औसत भार कितना हो जाएगा? मतलब योगफल कितना हुआ? 0, इधर हो गया 9, और 13 में से 2 गया बेटा कितना? 11। तो यानी इस समय जो 5 लोग चले गए हैं, तो 30 लोग बचे ना बेटा। तो 30 लोगों का योगफल यानी वजन का भार दे रखा है कितना? 1190। औसत पूछ रहा है, वो आपको पता है कि योगफल में भाग देते हैं बेटा, 30 का भाग दे दो, 119/3 आ जाएगा। 119/3 अगर इसका डिवाइड करोगे, 3 × 9 बचेगा 2, 3 27, 2। ऑप्शन ये आएगा 39 होल ऑफ 2/3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहे 6 संख्याओं का औसत 16 है। देखो ऐसे भी समझ लो, 6 संख्याएं बेटा, औसत कितना है? 16। 6 × 16 करो, बहुत आसान तरीका है भाई। तो कितना आ गया? 96। अब उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाता है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना है? 17। अगर एक संख्या चली जाएगी, समझना, तो कितनी संख्याएं बचेंगी? 5। पहले तो कितनी थी? 6, अब हो जाएंगी 5, लेकिन औसत कितना है? 17। अब बताओ, पहले योगफल था कितना संख्याओं का? 96। अब योगफल है 85, कितना कम हो गया? 6 में 5 से माइनस किया,
11 कम हो गया ना, तो ये 11वीं संख्या जो 11 योगफल चला गया ना, ये 11वीं एक संख्या है जो 11 है ना। तो पूछ रहा है कि बताओ, क्वेश्चन क्या है, निकाली गई संख्या, तो निकाली गई संख्या 6 में से 5 संख्या माइनस कर दिया हमने, तो जो निकाली गई संख्या वो कौन सी होगी, 11 होगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 छात्रों वाली कक्षा में कितने छात्र हैं बेटा, 100 है। इनका माध्य औसत माध्य कितना है, 25। तो 100 इंटू 25 करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 2500। अब आगे देखो, 50 छात्रों की एक दूसरी कक्षा, 50 छात्र इस बार, कितना है, 70 है। तो कितना हो जाएगा, 7 × 35, ये 3500 हो जाएगा बेटा। समझा रहे नहीं आ रहा। अब दोनों कक्षाओं के छात्रों का माध्य निकालना है, यानी 100 छात्र ये, 50 छात्र ये, कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 150। इनका तो औसत निकालना है, यानी माध्य निकालना है, एवरेज निकालना है। जोड़ो भाई कितना हुआ सबका मिला करके, तो जोड़ेंगे भाई, प्लस करेंगे तो 25 कितना हो जाएगा बेटा, 6000। तो ये 6000 योगफल है, ये कितने लोगों का है, ये अब बच्चे कितने छात्रों का, 150। 150 का भाग दे दो, आंसर निकल आएगा। औसत निकालना है ना, माध्य निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो 150 जीरो से जीरो कट गया, 15 चौको 60, कितना आ गया, 40। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट करें, किसी संख्या का 50% में को 75 जोड़ते हैं। यदि कोई संख्या है, अगर 50% में से कितना जोड़ देंगे, 75, तो वही संख्या मिल जाती है, वही संख्या मिल जाती है। देखो समझो, दिमाग लगाओ, करें 50% का 75 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है। देखो समझिए बेटा, 50% में 75 जोड़ने पर वही संख्या मान लो कितने परसेंट मिल जाती है, 100%। ऐसे समझ लो। तो ये बताओ, हमने संख्या क्या मानी, 100%। अब उस संख्या का 50% को 75 जोड़ने पे क्या मिल जाता है, 100%। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या क्या है। तो ये बताओ कि 50% ये, तो ये 50% ये, तभी तो 100 मिलेगा। तो जब 50% की वैल्यू 150 है, सॉरी 75 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो समझा देते हैं जरा कैसे। अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आया, तो आप ऐसे कर लीजिए। देखिए कैसे कह रहा है, किसी संख्या के 50% को, 50% कितना होता है बेटा, 1/2 होता है ना। और जब 50% को 75 में जोड़ते हैं, कितने जोड़ते हैं, 75। तो ये नहीं समझना, 75 जोड़ते तो वो संख्या मिल जाती है। मतलब यहाँ पर समझो 50% कितना होता है, 1/2। अगर जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 3, और 3 बराबर कितना, 75। 3 बराबर कितना हुआ, 75। तो 1 बराबर, एक मिनट, इसको ऐसे समझ लो, जैसे कोई संख्या मान लेते हैं ना, तुम्हें अगर वैसे समझाना है तो आप ऐसे कर लीजिए। जैसे कोई संख्या मान लीजिए कि कोई संख्या x है, ठीक है, क्या है बेटा, x। अब इसका 50% क्या होगा, x/2। करे 50% में कितना जोड़ते हैं बेटा, 75। तो वही संख्या मिल जाती, क्या मिल जाती है, x। इसको सॉल्व करना है, इसको इधर ले आओ, या तो इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो यानी हो जाएगा x - x/2 बराबर कितना, 75। ठीक बेटा, यहाँ से माइनस करो तो x/2 बराबर 75। एक्स बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 150 नहीं आ गया क्या। ऐसे भी निकालो तो भी आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। ये क्वेश्चन आए हुए थे जो करा दिए गए पेपर में। मिलते हैं अगली क्लास में।